अब इनको अंग्रेजी भाषा में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो बल है, इन दोनों बलों के बारे में अब हम ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, और क्या क्या बदलाव लाते हैं, ठीक है, और इनके जो आप कह सकते हैं एजेंट्स है या इन बलों के जो क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं, एक एक करके इन बलों को लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या समझाया? पृथ्वी की गतियां बताया था, ठीक है। पृथ्वी के अंदर गति होती है, मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, पृथ्वी की गतियां, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं। पृथ्वी की गतियां दो तरह के बलों से काम करती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इधर आ गए और दोनों बल मैंने आप लोगों को बता दिए थे, लिख दिए थे। तो एक तो हो गया अंतर्जनित बल, ठीक है, और दूसरा हो गया बाहरी जनित बल। और दूसरा हो गया अब इन दोनों बलों का मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम अंतर्जनित बल लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बल है ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। एक तो जब ये आकस्मिक बदलाव लाते हैं, पृथ्वी की सतह पर क्या करते हैं या पृथ्वी के अंदर क्या करते हैं, अचानक से बदलाव ला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये बल जो है ये अचानक से बदलाव लाते हैं, ठीक है। एक हिस्सा उसमें पड़ेंगे और एक धीरे धीरे, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार के ये जो बदलाव लाते हैं वह कहलाते हैं पटल विरूपण, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, आकस्मिक बदलाव अचानक से आते हैं। इसमें ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन आते हैं। इसमें ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, भूकंप आ गया। अब भूकंप क्या है, ये इन बलों के कारण होता है। पृथ्वी की सतह में अचानक से कंपन होना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होता है जी, जब पृथ्वी की सतह पर, ठीक है,
और परपट्टी में भी उसके नीचे वाली परत मेंटल और सबसे नीचे होती है क्रोड। तो इनमें कोई दरार आ जाए और पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो उस दरार के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आ जाए और परपट्टी से बाहर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बोलेंगे। इसको मैं आगे भी इसको भी समझाऊंगा डिटेल में और इसको भी समझाऊंगा, ठीक है, चित्र बनाकर समझाऊंगा। चलो अब हम अगला समझते हैं, वो है भूस्खलन। ये सब अचानक से आते हैं ना, ठीक है। भूस्खलन अचानक से क्या होता है? कहीं पहाड़ी खूब बारिश होती है तो टूट कर गिर जाती है, या आपने देखा होगा जमीन की जमीन एकदम से खिसक जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूस्खलन, ठीक है। अब हम ये जो पटल विरूपण बल होते हैं इनको बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब इसमें किसका निर्माण होता है? पर्वत। और पर्वत कौन से? वलित पर्वत, ठीक है। इनको हम लोग अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? फोल्डेड माउंटेन्स। तो वो भी इन्हीं बलों द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। अब अगले इन्हीं बलों के द्वारा घाटियों का निर्माण भी होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये दोनों मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब मान लीजिए ये एक बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। अब इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, ठीक है। अब कुछ वर्षों में क्या हो जाएगा? धीरे 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 ये प्लेटें जहां मिलेगी वहां पे क्या हो जाएगा? जमीन के अंदर बल पड़ जाएंगे और पहाड़ों का निर्माण होगा। तो एक तो इस तरीके से पहाड़ों का निर्माण होते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका कैसे है? अब मान लीजिए एक ये बहुत बड़ी प्लेट है और ये एक और बहुत बड़ी प्लेट है। अब क्या हो गया? देखिए कि ये दोनों प्लेटों के अब दूसरे तरीके के पर्वत का निर्माण मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये जमीन है और इस जमीन में किसी कारणवश यहां पे एक दरार पड़ गई और यहां पर भी दरार पड़ गई, ठीक है। अब क्या होता है कि भूगर्भिक हलचल के कारण कई बार क्या होता है, ये जो जमीन का हिस्सा है, ठीक है, ये इन दोनों हिस्सों से क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये दोनों हिस्से नीचे रह जाते हैं। तो यहां पे एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में ह्रोस्ट माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्हीं बलों के द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम देखते हैं घाटियां कैसे निर्माण होती है। तो अब देखिए, मान लीजिए ये एक जमीन की सतह है। अब क्या होता है कि ये यहां पे दरार आ गई, ठीक है, और ये दो प्लेटें भी है। ये दोनों कंडीशन में आप देख लीजिए, दोनों, ठीक है, ये दोनों प्लेटें यहां मिल रही है। अब क्या होता है, यहां पे ये जो दरार है, इस दरार द्वारा ये जमीन क्या हो गई? इधर खिसक गई। तो एक और बहुत यहां पे बहुत बड़ी दरार आ जाएगी और ये क्या कहलाएगी? बहुत बड़ी घाटी का निर्माण करेगी, ठीक है। और इसका उदाहरण रिफ्ट वैली, ठीक है, इसको हम लोग रिफ्ट वैली भी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में।
और ये दोनों प्लेटें यहां मिल रही है और ये एक दूसरे से क्या हो गई, दूर चली गई, तो बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, घाटियों का निर्माण या रिफ्ट वैली का निर्माण। ठीक, अब हम ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं बाहरी जनित बल, जो बाहर के बल है वो कौन कौन से बदलाव लाते हैं पृथ्वी पर। तो इसमें सबसे पहले आता है अपर्दन। ठीक है, तो पृथ्वी पर मिट्टी, पत्थर, ठीक है, ये सारे, इनको हम अवसाद बोलते हैं। तो ये एक जगह से क्या हो जाता है, दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जगह जाकर क्या हो जाते हैं, इनको जमा दिया जाता है, या जो अलग अलग अपर्दन में मदद करने वाली चीजें हैं, वो इनको अपर्दन में जो भी अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो अपर्दन और निक्षेपण ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, अवसाद एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, रेगिस्तान के बहुत बड़े बड़े रेत के टीले, आपके ये भी कह सकते हैं नदियों की घाटियाँ, ठीक है, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, डेल्टा का निर्माण। ठीक, तो ये सारे कार्य बाहरी जनित बलों द्वारा, आप हवा द्वारा बहुत बड़े बड़े मैदान बनाए जाते हैं। चीन में इसका उदाहरण है, हवा के द्वारा ले जाई गई अवसाद या मिट्टी को दूसरी जगह जब बिछा दिया जाता है, इससे बहुत बड़ा मैदान निर्मित होता है, उनको हम लोग लॉयस प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस कार्य में मदद करने वाले कौन कौन सी चीजें इस कार्य में मदद करती है। तो सबसे पहले आ जाएगा पानी आ जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं पवन। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज जो मदद करती है वो क्या है, पवन मदद करती है। तो जो इस कार्य में सबसे पहले जो मदद करती है वो करती है, क्या करती है, पवन। फिर आ जाता है क्या, पानी। ठीक है, या आप कह सकते हैं नदी ऑब्लिक जल। फिर हिमनदी यानी बर्फ के द्वारा। ठीक है, अब समुद्री तरंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए पवन, हवा चलती है, जब उसकी जो तीव्रता होती है बहुत अधिक होती है तो वो कई स्थानों से चीज़ें उठा लेती है, मिट्टी को उठा लेती है, और जब उसकी हवा की तीव्रता कम हो जाती है या पवन की तीव्रता वेग कम हो जाता है तो जितनी भी चीज़ें उसने अपने साथ उड़ाई है, ठीक है, छोटे छोटे मिट्टी के कण, वो जहाँ उसकी जो वेग कम होगा, स्पीड कम होगी, वहाँ उसको क्या कर देगी, निक्षेपित कर देगी। ठीक है, और इससे क्या रेगिस्तान बनते हैं या बहुत बड़े बड़े लॉयस प्लेन बनते हैं। ठीक, अब इससे जो पत्थरों पर घर्षण, ठीक है, उसके कारण टूटते भी है। ठीक है ना,
बड़े बड़े पत्थर धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने रेगमार देखा होगा, वैसे हवा क्या करती है, घिसती है उनको, और उन पे क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। अब नदी या पानी जब ये पहाड़ों से चलती है ऊपर से, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ढलान से आती है और धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ चलती है और धीरे धीरे खूब सारे पत्थर, कंकड़, ठीक है, मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती है, और जैसे जैसे ये इसकी ढलान कम होती जाती है वैसे वैसे उन सब चीज़ों को क्या करती है, छोड़ती जाती है, निक्षेपित करती जाती है, और जब ये समुद्र में गिरने वाली होती है तो एक बहुत बड़े त्रिकोणीय, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, त्रिकोणीय आकार की भू आकृति बनाती है और उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है, और वहाँ पर खूब चावल की खेती की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है, सुंदरबन में, उसका नाम सुंदरबन है, बंगाल में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिम नदी, हिम नदी को हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हिम नद भी कहते हैं, हिम नद भी कहते हैं, हिमानी भी कहते हैं, ठीक है। ये इन सब का एक ही अर्थ है और इसको ग्लेशियर कहा जाता है। पहाड़ों पर खूब सारी जो बर्फ़ है वो इकट्ठी हो जाती है, और जब पहाड़ की ढलान से वो बर्फ़, ठीक है, धीरे धीरे खिसकती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बर्फ़ की नदी है, ठीक है। जब बर्फ़ धीरे धीरे ढलान से, पर्वतों के ढलान से नीचे खिसकता है तो वो अपने साथ खूब सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी ऊपर से नीचे ले आता है, ठीक है। ये भी, अब अगला लेते हैं समुद्री तरंगे। अब समुद्री तरंगे तो अपने किनारे पे मिट्टी, पत्थर, कंकड़ खूब लेकर जाती है, और बड़े बड़े पत्थर जो भी उसके किनारे पे, समुद्र के किनारे होती है, वहाँ तरंगे आके, ठीक है, उनके ऊपर बार बार प्रहार करती है और उनको तोड़ देती है, ठीक है। तो ये समुद्री तरंगों का हो गया। और कई बार समुद्री तरंगे इतनी बड़ी विशाल आती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी। और सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का, ठीक है, और इससे बहुत विनाश होता है। आपको पता ही होगा कि 2004 में जब भारत में सुनामी आई थी तो हमारा इंदिरा पॉइंट नाम का स्थान, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो क्या हो गया था, डूब गया था, ठीक है। अब हम ये पृथ्वी की गतियों से कौन कौन से बल उत्पन्न होते हैं, फिर उन बलों से क्या क्या बदलाव होते हैं, ठीक है, ये सब हमने थोड़ा सा, ठीक है, इसके विषय में जाना थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो, और इस पाठ में जो दूसरे बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं।